सो स्टूडेंट्स वेलकम। ऑलरेडी मैं आप लोगों को 2 एप्लीकेशंस पहले करवा चुकी हूँ। आज ये क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे करवा रही हूँ। दिस इज आवर थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूले की क्या एप्लीकेशन है उसी को हम पढ़ रहे हैं और उसमें हमारा थर्ड एप्लीकेशन वी आर वांट टू प्रूफ। थर्ड क्या था मैंने आपको पहले ही बताया था, एक बार और सुन लो। थर्ड एप्लीकेशन हमारे पास क्या है कि जो फिजिकल क्वांटिटी हमें दी हुई है उन सबका आपस में हम रिलेशन निकालते हैं। टू फाइंड रिलेशन बिटवीन गिवन फिजिकल क्वांटिटीज, राइट। आपको कुछ क्वांटिटीज दी हुई होंगी और आपको अपनी तरफ से उनके बीच में रिलेशन यानी एक फॉर्मूला तैयार करना है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, करें आगे। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं बेटा, और बहुत जल्दी करने की कोशिश करेंगे। देखिए दिया है, कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात समझ लेते हैं बेटा कि एक पेंडुलम है और पेंडुलम घड़ियां भी देखी होंगी ना आपने। हमने एक पेंडुलम ले लिया, राइट, और इसका लेंथ हमें पता है कि यहाँ से लेके यहाँ पे आपको आगे जब प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे तो आपको बताया जाएगा यहाँ तक हम टोटल लेंथ लेते हैं। ठीक है, एंड दिस इज द मास ऑफ द बॉब। इसको मैंने लिया और मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा अपनी जगह से डिस्प्लेस किया, कुछ एंगल बनाकर छोड़ दिया और ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, सपोज दैट द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ये जो पीरियड है बेटा, पीरियड का मतलब टाइम होता है, इतना तो पता है। ठीक है ना, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बताइए एक्सप्रेशन निकालना है हमें किसके लिए, टाइम पीरियड के लिए निकालना है। ठीक है, और टाइम पीरियड किस बात पे डिपेंड कर रहा है, ये इन्होंने ऑलरेडी आपको हर क्वेश्चन में मेंशन होगा इस चीज का कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन दैट मींस टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन वो किस किस बात पे डिपेंड कर रहा है, मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपका पहला काम क्या होगा, आपका पहला ही काम ये होगा कि देख लो कि कौन कौन सी क्वांटिटीज हमें दी हुई है, राइट। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड हमें निकालना है और टाइम पीरियड किस किस बात पे डिपेंडेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन मास ऑफ द बॉब, राइट, स्मॉल एम ले लिया मैंने। लेंथ ऑफ द पेंडुलम इन्होंने नहीं दिया हुआ तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, स्मॉल एल ले लिया। ठीक है, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसको इन्होंने जी मेंशन किया हुआ है, नहीं भी मेंशन किया होता तो हमें पता है कि स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए आप, अगले ही स्टेप में क्या कीजिए, यही पे कंप्लीट कर लीजिए, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एल जी आपने लिया ना, इन्हीं के ऊपर, क्योंकि जब हमने डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि फॉर्मूले बनाते टाइम जो इनके एक्सपोनेंट्स होंगे वही एक्चुअली आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बना के देंगे, राइट ना। तो यहाँ पे आप अपनी तरफ से क्या लगा लो, क्योंकि टाइम पीरियड इस बात पर डिपेंड करता है, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा तो आपको इसमें सोचने की जरूरत है ही नहीं, है ना। अब यहाँ पे क्या लगाना है, स्टार्ट कर दो इनके पावर्स। ठीक है, ए, ठीक है ना, बी, आपकी मर्जी है एक्स वाई जेड कुछ भी ले लो, हम बस सिंप्लिसिटी के लिए एबीसी लेते हैं। ठीक है, चलो, टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, लेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ तक दिया हुआ था। हमने क्या किया, इनके ऊपर सिर्फ पावर लगा दिया और इसको बना दिया इक्वेशन नंबर, राइट। इतना काम खत्म। अब देखो क्या करना है, टी जब भी प्रोपोर्शनलिटी घटेगा अपनी जगह पे कांस्टेंट या कोएफिशिएंट लगाएगा। मैंने बताया था कांस्टेंट कहाँ पे लगाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे आप आंख बंद करके कांस्टेंट लगा दो, दैट मींस यहाँ पे क्या लगा दो, के, राइट। एम, इसी को मैं रिपीट कर रही हूँ, एम ए एल बी जी रेस्ट टू पावर हमने कितना कर दिया, सी, ए बी सी अपनी तरफ से ले लिया। अब देखिए बेटा, यहां तक करने के बाद ना आपको क्या करना है, दोनों तरफ के डायमेंशनल फॉर्मूले प्लेस करने हैं। क्या करने हैं, दोनों तरफ के डायमेंशनल फॉर्मूले आपको प्लेस करने हैं, सो दैट टी क्या है, टाइम पीरियड। बेटा टाइम पीरियड को एम और एल में तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन हमें अगर कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन एमएलटी में देनी है तो इसको हम लिख सकते हैं M0 L0 T1, राइट ना, इज इक्वल टू के की जगह पे के रहने दो। एम क्या था, मास, मास को किस पे रिप्रेजेंट करते हैं, एम में रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर कितना आ गया, ए, ये क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो ये लेंथ के ऊपर कितना आ गया, डी। जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने पहले वाले वीडियोस में मैंने आपसे कहा था कि एनसीईआरटी के जितने भी आपके स्टार्टिंग के 20 डायमेंशनल फॉर्मूले उनको एक बार देख लो। और बेटा आपको फॉर्मूले लर्न करने की जरूरत भी नहीं है, आपको अगर फिजिकल फॉर्म याद है, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो इस तरह से अगर आपको याद है तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी, राइट। तो यहाँ पे देखिए जी है मेरे पास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एल टी
नहीं है, ये मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ आप लोगों को, ठीक है। पावर कितना है यहाँ पे c, राइट बेटा। तो अब इसको आगे करें। अब इस स्टेप पे आके आपको क्या करना है, देखो कि देखो इसमें हम क्या करेंगे, इसको तो ऐसे ही रहने देंगे, इसके साथ तो कुछ कर ही नहीं सकते। L0T1 इज इक्वल टू K। अब इस तरफ देखिए कि कितने m है हमारे पास, है ना। यहाँ पे m सिर्फ एक ही जगह पे है, तो ये तो ma ही रहेगा, राइट। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे L1 यहाँ पे है, L1 यहाँ पे है, तो और हमें पता है कि अगर बेस से में तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो L रेज़ टू पावर b, यहाँ पे L पूरे के ऊपर पावर कितना है c, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ बेटा, L b प्लस, क्लियर। इस तरफ मेरे पास अब यहाँ पे मेरे पास t-1 है, सॉरी t1 है, और इस तरफ देखो कि t कहाँ पे है, यहाँ पे तो t कहीं पे, यहाँ पे सिर्फ t एक ही जगह पे है, इसमें नहीं है t, इसमें नहीं है t, यहाँ पे t है, और वो t मेरे पास कितना है -2 यहाँ पे है, और उसके ऊपर पावर कितना है c, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा t रेज़ टू पावर -2c। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? एक बार फिर से रिपीट कर दें आप लोगों के लिए। देखिए पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको रिपीट कर रही हूँ, इसके आगे के क्वेश्चन हम रिपीट नहीं करेंगे। देखिए टाइम पीरियड दिया हुआ है, किस किस बात पर डिपेंड कर रहा है, मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। m पे a लगा दिया, l पे b लगा दिया, g पे मैंने क्या लगा दिया, c पावर ले लिया। क्यों? क्योंकि हमें इन्हीं की तो पावर निकालनी है ताकि मुझे रिलेशन मिल जाए, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, t का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा। t का डायमेंशनल फॉर्मूला आप कहोगे मैडम सिर्फ t होने से चल जाता, लेकिन t होने से नहीं चलता, क्योंकि मुझे यहाँ पे आगे ले जाके इसको कंपेयर करना है। तो अगर मैं mlt में रिप्रेजेंट करूंगी तो क्या लिखूंगी, जब है नहीं तो क्या लिखूंगी, m पावर 0, l पावर 0, t का एक्सपोनेंट कितना 1, इधर कितना आ जाएगा k, a हमने माना हुआ है, b हमने माना हुआ है, पूरे के ऊपर पावर कितना c। अब इसको तो हम छेड़ नहीं सकते क्योंकि इसमें और कुछ करने का है ही नहीं, तो यहाँ पे आ जाएंगे ना हम, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखेंगे कि मास कहाँ पे है, तो मास यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे है, तो m रेज़ टू पावर a। l कहाँ पे है, l यहाँ पे दो जगह पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो बेस सेम है, तो ऊपर के पावर क्या हो जाएंगे, l b प्लस c, राइट। अब क्या बचा, t यहाँ पे ना, t बचा, क्योंकि यहाँ पे तो t1 है, और यहाँ पे मेरे पास अगर मैं t को देखूंगी तो यहाँ पे t यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है t-2c। अब अगला काम आपका क्या बनता है, अब अगला काम आपका ये बनता है कि दोनों तरफ के कोफिशिएंट्स को क्या कर दो, कंपेयर कर दो, कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर दो। तो क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, मैं ये ऊपर वाला सेक्शन मिटा रही हूँ, इस सेक्शन को मिटा देते हैं, इसकी तो जरूरत नहीं, इसका काम हो गया, ओके। सी, दोनों तरफ के कोफिशिएंट कंपेयर करोगे, इधर m के ऊपर पावर कितना है 0, लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे आप लिख लीजिएगा कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑन बोथ हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पे m0, यहाँ पे m कितना है a, ठीक है। अगला ले लो, आप अपनी कॉपी में स्टेप वाइज कीजिएगा, मैं इसको इस तरह से ले लूँ, ठीक है। l इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है 0, l यहाँ पे कितना है b प्लस c, गुड। यहाँ पे कितना है t1 है, और इक्वल टू राइट हैंड साइड पे पावर मेरे पास कितना है t-2c, ठीक है। तो अब देखिए बेस हमारे पास दोनों तरफ क्या जा रहा है, सेम जा रहा है, तो उसके पावर्स हम कंपेयर कर सकते हैं। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से अगर करूँ तो 0 इज इक्वल टू a, कहने का मतलब a का एक, जहां पे आपने a लिया है उस पर पावर आपको कितना लेना पड़ेगा 0, ठीक है। यहाँ पे 0 b प्लस c, एक इक्वेशन ये तैयार हो गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, 1 इज इक्वल टू 2c, तो c विल बी इक्वल टू सॉरी -2c, तो c विल बी इक्वल टू -1/2, राइट। हमें abc की वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो हम ना जितने भी हमारे पास इस तरह से कंपेयर करके आप निकालोगे ना, एक क्वेश्चन और करवा दूंगी इसके बाद, ठीक है। तो आप उनको ना abc की वैल्यू निकाल लो, और फिर यहाँ पे हम प्लेस कर लेंगे, सेकंड इक्वेशन में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे c की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कीजिए, इज इक्वल टू b, c की वैल्यू प्लेस करूंगी तो -1/2, बेटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट लगा दिया। तो b कितना हो जाएगा बाबा, b हो जाएगा 1/2। सो यू हैव ऑल ऑफ द पावर्स विद यू, a b c, ना, ठीक है। अब a b c ये जो भी आपको पावर्स मिले हैं, प्लेस इन द इक्वेशन सेकंड, ठीक है, पुट इन इक्वेशन सेकंड। मैं सेकंड में पुट कर रही हूँ इक्वेशन a b c की वैल्यू को, तो देखो मेरे पास कैसा आएगा, t इज इक्वल टू k की जगह k रहेगा, m मास था, या इसके ऊपर पावर कितना था a, एक कितना आया 0 के बराबर 0, l के ऊपर पावर कितना है b, कितना आ रहा है हाफ 1/2,
जी के ऊपर पावर कितना, जी के ऊपर पावर मैंने क्या लिया था बेटा, सी लिया था, और ये कितना आ रहा है मेरा -1/2। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब अगर यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक आपका फॉर्मूला करेक्ट है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा सा सजा धजा के कर लेते हैं। कैसे, देखिए T = K। बेटा किसी भी चीज की पावर 0 होने का मतलब ये कि वहां पे हम वैल्यू को कितना ले लेते हैं 1, ठीक है। तो m को तो हम ना लगाएं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या बचा, L⁻⁴ G⁻⁻⁴ और 1/2 यानी कि हम कैसे ले सकते हैं, उसको रूट में ले सकते हैं। तो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दिस, इज लाइक L/, ठीक है। अगर आपको पेपर में k कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, 2π वगैरह कुछ दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखिए वो वैल्यू आप रख दीजिएगा। अदरवाइज दिस वी व्हाट वी हैव फाउंड इन फ्रॉम आवर गिवन